Hello everyone. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. And one such success story is along with us. Engineering Services 2024 resulted out. And today with us is Harshit Pandey, All India Rank 2. First of all, Harshit, many congratulations on this great achievement. बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज में टॉप 5 में रैंक लाना. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा फील हुआ, कैसा एक्सपीरियंस हुआ जब आपने अपना रिजल्ट देखा? सर, जब मैंने रिजल्ट देखा अपना, उस समय मैं एक्चुअली ऑफिस से वापस आ रहा था. मैं बस में था अपने फ्रेंड्स के साथ, और रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड था कि 6 बजे तक आ जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का वर्किंग आवर्स 6 तक होते हैं, ऐसा गूगल दिखा रहा था. तो जब रिजल्ट 6:30 तक नहीं आया था, तब हमने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी. फिर भी जस्ट इन केस रिजल्ट नहीं आएगा, कि आज हमने सोचा अब 2 दिन वर्किंग नहीं है तो अब मंडे को ही आएगा. फिर भी जस्ट इन केस 6:30 बजे 6:33 के अराउंड मैंने एक बार साइट रिफ्रेश करी थी, जिस समय वो पीडीएफ शो होने लग गया था. उसके बाद मैंने उस पीडीएफ को खोला, तो थोड़ा मैंने सबसे पहले अपना रोल नंबर सर्च मारा, जस्ट टू बी श्योर कि मैं लिस्ट में हूँ कि नहीं हूँ. रैंक तो देखते रहेंगे, लिस्ट में होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. फिर जब वहाँ 1 रिजल्ट फाउंड आ गया था, तो मुझे थोड़ा रिलीफ हो गया था कि चलो लिस्ट में तो नाम है. फिर मैंने रैंक देखने के लिए स्क्रॉल किया नीचे कि एक्चुअली कहाँ पर है. तो जब सेकंड पे नाम था मेरा, तो वो मेरे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग मोमेंट हो गया था. हाँ सर, ऊपर से नीचे को स्क्रॉल कर रहा था मैं. तो जब सेकंड पे मैंने देखा, वो बहुत ही एक शॉकिंग मोमेंट हो गया था, जो कि मेरे साथ में भी लोगों को पता चल गया था कि अचानक से कुछ तो हुआ है, कि ये बिल्कुल शॉक जैसा हो गया. तो सब वो मोमेंट था जिसमें पता चला था कि सेकंड रैंक आ गई है. सरप्राइज, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि टॉप 5 में अपना नाम देखें उस एग्जाम के लिए जिसकी तैयारी हम कॉलेज के दिनों से कर रहे होते हैं. एक ड्रीम होता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करना. आगे बढ़ने से पहले हर्षित, आप जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उनको अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आपने स्कूलिंग कहाँ करी, फिर ग्रेजुएशन कहाँ करी, कब आपके दिमाग में ये आया कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है? सर, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, पर मैंने अपनी स्कूलिंग करी है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मेरी मदर वहाँ केमिस्ट्री लेक्चरर हैं जीजीआईसी लोहाघाट में. तो उनके साथ रहते हुए मैंने अपना 10th और 12th स्टैंडर्ड किया है. उसके बाद मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें मैं 2023 में पास आउट हुआ हूँ. और उसके बाद फिर 1 साल मेरा ड्रॉप ईयर कह सकते हैं, जिसमें मैंने ईएस का अटैम्प्ट दिया था अपना. वो भी पहला अटैम्प्ट सर मेरा इसलिए था वो, क्योंकि पिछले साल जब मैं फाइनल ईयर में था, तब मैं फॉर्म भर रहा था. उस समय फॉर्म भरते समय मुझे पता चला था कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, एज की वजह से एलिजिबल नहीं हूँ. ये मेरा वैसे सेकंड अटैम्प्ट होता अगर मैं लास्ट ईयर फॉर्म भर पाता, या मेरा लास्ट ईयर ही सिलेक्शन हो जाता अगर मैं एज में एलिजिबल होता उस समय. तो ये मेरा बैकग्राउंड था. और तैयारी की बात सर फिर करते हैं. नहीं, क्योंकि बच्चों को ये इंटरेस्ट होता है कि यार मैं किस ईयर से तैयारी स्टार्ट करूं ताकि मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम हो. तो आपसे बेटर और कोई गाइड नहीं होगा इस मोमेंट पे ये बताने के लिए कि नहीं यार, ये एक ऑप्टिमम टाइम होता है जिसमें हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम तैयारी जल्दी स्टार्ट करते हैं, मेच्योर होते हैं, चीज़ें इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, और ऐसा भी हो सकता है हम घबरा जाते हैं सिलेबस को देख के कि इतना बड़ा सिलेबस है. और अगर देरी से हम तैयारी स्टार्ट करें तो टाइम हमारे हाथ से छूट जाता है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ और उनको अप्लाई कर पाएँ. सो ऑप्टिमम टाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द फर्दर डिस्कशन. आगे बढ़ते हैं. आपका और कोई वर्क एक्सपीरियंस भी है इस 1 साल में, आप कहीं काम कर रहे थे, वो भी हमारे एस्पिरेंट से शेयर कीजिए. 2023 मैंने उसके थ्रू पीएसयूज में अप्लाई किया था, पर हालांकि मुझे रिजल्ट्स उसके थ्रू जो सिलेक्शंस थे वो इस साल के भी एंड में जाके मिले. तो मैंने गेट 2024 भी दे दिया था. उसके बाद गेट 2024 में मेरी 13th रैंक आई, जिसके थ्रू मैंने EIL में अप्लाई किया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में. और मैं जुलाई इस ईयर जुलाई से इंजीनियर 2024 से EIL में वर्किंग हूँ. तो ये मेरा अभी फर्स्ट जॉब कह सकते हैं EIL में ही रही है. मतलब आपने जॉब ज्वाइन करी अपना एग्जाम देने के बाद ही, मतलब प्री हो गया था आपका, मेंस भी हो गया था, उसके बाद आपने, ठीक है. तो उससे कोई बेनिफिट मिला आपको इंटरव्यू में? सर, EIL से होने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला. मेरा 50% इंटरव्यू EIL पे ही चला है पूरा.
हाँ EIL के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कैसे वर्क क्या होता है, रिफाइनरी बनाने के लिए स्क्रैच से क्या प्रोसेस रहता है, इस पे मेरा 50% इंटरव्यू गया है, तो उसका मुझे बहुत एडवांटेज मिला सर EIL से होने का। एग्जैक्टली, नॉट ओनली दिस कि जैसे मैंने आपसे यही सवाल पूछा कि EIL का कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला आपको इंटरव्यू के अंदर, जो भी हम लास्ट चीज़ परस्यू कर रहे होते हैं, जैसे अभी आप जॉब कर रहे थे तो आपका जो फोकस होता है इंटरव्यू में बेसिकली जॉब के ऊपर होता है। अगर आप मास्टर्स कर रहे होते तो सारा फोकस वहाँ शिफ्ट हो जाता है, अगर आप बैचलर्स करके आते तो सारा फोकस आपके प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जो लोग भी अभी और कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि वो भी आगे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम आता है आपके नेक्स्ट जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उसके इंटरव्यू में, और हो सकता है कि वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पूछी जाती हैं एग्जाम में भी आ जाए। तो हर्षित, हम वापस उसी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि व्हाट मेड यू डिसाइड दैट यू टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। ऐसा क्या है इस एग्जाम में कि जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनका हमेशा ये ड्रीम रहता है कि हमें ESE क्रैक करनी है। सर ES एग्ज़ाम का इंट्रोडक्शन मुझे हुआ था जब मैं 3rd ईयर में था, जब मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वन ऑफ द ऑप्शन था कि अगर मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है तो सबसे जो बेस्ट, सबसे जो ऊपर की चीज़ मैं कर सकता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, वो था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। हालांकि मैंने प्रिपेयर करने की उस समय नहीं सोची थी, मुझे लगा था कि पहले एक जॉब लेनी ज़रूरी है, तो मैंने सोचा था गेट के थ्रू पहले मैं जॉब ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन करूँगा या पेपर दूंगा। पर बाय गॉड्स ग्रेस मेरा पिछले साल मैं लिख ही नहीं पाया अटैम्प्ट, तो इस साल जब मेरी गेट में 13th रैंक आ गई थी, तो उसके बाद मैंने वही गेट का फ्लो कंटिन्यू रखा। गेट के 2 हफ्ते बाद प्रीलिम्स था और मैंने GS प्रिपेयर किया हुआ था, तो मैंने प्रीलिम्स लिख दिया था, फिर वो फ्लो में ही मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया और रैंक भी आई गई। तो ES का मेरा एम एज सच गेट लिखने तक भी नहीं बना था कि मुझे ES इतने अच्छे से देना है, बस वो शायद मैं पढ़ ही ऐसे रहा था, वो भी फ्लो में हो गया। मैंने कभी ऐसे नहीं पढ़ा कि ये गेट के लिए है या ये ES के लिए है, तो शायद उसी लिए मेरा ES भी निकल गया, पर टारगेट मेरा ओरिजिनली गेट ही था। ये बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो कॉमन होती है, जो मैं डिस्कस भी करता हूँ ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हम ये बात करते हैं कि आपकी जो भी तैयारी होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। हर एक एग्जाम के लिए हमें अलग अलग प्रिपेयर नहीं करना होता। आपकी प्रिपरेशन एक बार ही होगी अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, एंड वंस इट इज डन, आप लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने हर्षित, आप कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, चाहे गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, या आप और किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। जनरली हम ये करते हैं कि हर एग्जाम की अलग से तैयारी करने लग जाते हैं, जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। द रियल एग्जाम्पल फॉर दैट इज हर्षित कि इनका टारगेट गेट था, पर क्योंकि तैयारी हो रखी थी इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज देके भी उसे क्लियर कर लिया। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे गेट ऑब्जेक्टिव है, इसमें ESE में हमारे 3 फेजेस में एग्जाम होता है। इन तीनों फेजेस के ऊपर आप थोड़ा लाइट डालेंगे उन बच्चों के लिए जो, क्योंकि अब IRMS भी ऐड हो गया है और भी काफ़ी एस्पिरेंट्स अब प्रिपेयर करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, कि किस तरीके से हम इन तीनों फेजेस को प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी में डिफरेंस है। प्रीलिम्स हमारा गेट के साथ मैच करता है तो हम तैयारी को क्लब कर सकते हैं, फिर मेंस के लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, और फाइनली हमारा जो इंटरव्यू राउंड है। तो इन तीनों जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर आप थोड़ा एस्पिरेंट्स को बताइए किस तरीके से प्रोसीड करें। सर ये तो आपने ठीक कहा कि प्रीलिम्स और गेट ओवरलैप करता है, पर एक बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि गेट में प्रीलिम्स से डेप्थ बहुत ज़्यादा आती है, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक प्रीलिम्स में ये बात अलग है कि प्रीलिम्स में कवरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है गेट के कंपैरेटिवली। इसमें हमारी कवरेज ज़्यादा है सिलेबस की और वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा होती है। यस सर, डेफिनेटली। तो हम डेफिनेटली प्रीलिम्स और गेट को साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, पर बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि गेट के लिए मुझे और डेप्थ में जाना है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगा के मैं गेट लिखने नहीं बैठ सकता, और गेट के क्वेश्चन लगा के मैं प्रीलिम्स लिखने नहीं बैठ सकता। मुझे दोनों प्रिपेयर करूंगा तब मैं दोनों लिख सकता हूँ। और उसके बाद जब हम मेंस की बात करें अगर, तो मेंस तो एक इंटायरली डिफरेंट गेम है। मेंस कोई गेट का फर्स्ट रैंकर भी अगर मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेगा तो वो मेंस में शायद 200-300 मार्क्स भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि मेंस में एक पूरा ही अलग अप्रोच हो जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखना ही, पेपर शायद अटेम्प्ट कर पाना ही प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो मेंस के लिए हम प्रिपेयर जो करते हैं वो बेसिकली PYQ और टेस्ट सीरीज से ही लोग यूजुअली प्रिपेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लोग स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर करते हैं, पर स्टैंडर्ड बुक्स का वही है कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा है आप पे तभी आप अफोर्ड कर सकते हैं, वरना स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना टाइम वेस्ट ही होगा अगर आपके पास कम टाइम फ्रेम में अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने लग जाएंगे।
और सर जो थर्ड फेज है इंटरव्यू का, उसकी प्रिपरेशन सर अगर मेरे हिसाब से अगर किसी ने प्रीलिम्स और मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो उसको इंटरव्यू में टेक्निकल में तो सर नहीं आएगी प्रॉब्लम। उसके अलावा अपनी हॉबीज प्रिपेयर करना, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा करना, वो सब शायद मॉक इंटरव्यूज देके इंसान सीख जाता है। जब मॉक में इंसान बैठता है और फीडबैक मिलता है तो उससे इंसान ये सीख जाता है कि मुझे इंटरव्यू में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंटायरली डिपेंड करती है कि आपने प्रीलिम्स और मेंस कितने अच्छे से किया है और आप मॉक्स कितने दे पा रहे हो। हर्षित, जैसे आपने इतनी अच्छी रैंक से एग्जाम को क्लियर किया, आप हमारे एस्पिरेंट्स को बता सकते हैं कि कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर वो ध्यान रखने अपनी पूरी प्रिपरेशन के अंदर वो भी आपकी तरह रैंक ला सकते हैं? सर अगर मैं स्पेसिफिकली गेट की बात करूं तो सर गेट में मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अपनी मिस्टेक्स को नोट करते रहना और उनको रिवाइज करते रहना और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेस्ट देना। हालांकि ये सब के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बना के जब आप इसको करेंगे तो मेरे हिसाब से रैंक लाना पॉसिबल हो जाएगा। और स्पेसिफिकली अगर मैं ईएस की बात करूं तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि तीनों स्टेज में आप ये याद रखें कि सिलेबस क्या है। सिलेबस की आप जितनी ज़्यादा कवरेज करेंगे उतने आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं। उतना फॉर एग्जांपल बीएमसी में कोई क्वेश्चन आ गया थ्योरी का जो बाकी दुनिया ने पढ़ा ही नहीं है, पर वो अगर कंपलसरी में फंस गया 12 नंबर में और आपने लिख दिया तो एटलीस्ट आपको 6-7 मार्क्स भी मिल गए, तो वो बहुत एडवांटेज दे देता है आपको। तो ईएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी कवरेज को मैक्सिमाइज करना हर स्टेज पे। अच्छा हर्षित, आप बाकी एस्पिरेंट्स को बता पाएंगे कैसे, मेरे ख्याल से प्लस में थे आप, कैसे अनअकैडमी में आपको मदद करी इस रैंक को सिक्योर करने में? सर अनअकैडमी के साथ मेरा एसोसिएशन जो है वो बहुत पुराना है। सेकेंड ईयर के एंड में स्टार्ट करा था मैंने अनअकैडमी पे पढ़ना, सेकेंड ईयर के एंड पे। वो भी सर इसलिए किया था क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स ने अनअकैडमी ले लिया था और मैं देख रहा था कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैंने उनको देख के अनअकैडमी पे पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद वो शायद मेरा उस पर फ्लो बनता रहा और मैं पढ़ता रहा, तो सब्जेक्ट्स ओवर अ टाइम मैंने शायद सबसे ज़्यादा ही पढ़ लिया था लेट स्टार्ट करके भी। तो अनअकैडमी पे सर अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें अपने पेस पे पढ़ने का मौका मिल जाता है। जैसे मैंने लाइव क्लास बहुत कम करी होंगी, मैंने मोस्टली रिकॉर्डेड पढ़ा है, और वो भी टाइम बचाने को मैंने यूजुअली 1.5, 1.75, कभी कभी 2x पे भी पढ़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अनअकैडमी का। और अनअकैडमी का ये एक एडवांटेज है, जैसे मैंने मोस्टली सब्जेक्ट सर आपसे ही पढ़े थे, और जो आपकी फिलॉसफी रहती है उसमें पढ़ाने की कि मैं एग्जाम स्पेसिफिक नहीं पढ़ाता, मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो सॉइल के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो लोग मेंस में पढ़ के भी नहीं जाते, जैसे हाइड्रोमीटर होता है, पिपेट मेथड होता है, वो मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ लिए थे क्योंकि मैं आपसे पढ़ रहा था। और मेंस की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय लोग वो देख के सोच रहे थे ये क्या है, और मैं सोच रहा था ये तो यार मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया था। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर हम इन डेप्थ पढ़ लें स्टार्टिंग पहली बार में, अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो इसका एक बहुत एडवांटेज रहता है। इससे मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं इससे टाइम ज़्यादा लगता है, 10-20% टाइम ज़्यादा लगता है, पर जो रिवॉर्ड मिलता है वो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड होता है। आप मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो इससे। अच्छा हर्षित, आगे चले हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की तरफ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको 3-4 चीज़ों में डाउट रहता है। जैसे पहला कि भैया हम नोट्स बनाए या नहीं बनाए, बनाए तो खुद बनाए या नहीं, कि डायरेक्टली हमें नोट्स मिल रहे हैं किसी के, जैसे टॉपर्स के नोट्स हैं हम उठा लें उन्हीं से पढ़ लें, और शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी नोट्स को लेके? सर इनिशियली जब मैं नोट्स बना रहा था उस समय मैंने सारे नोट्स खुद बनाए थे जितने मैं बना पाया था, जब तक मेरे पास टाइम इनफ था कॉलेज में कि मैं दिन में 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, ऐसा स्टेज था जब, उस समय मैंने सारे नोट्स खुद बनाए थे। फिर जब मेरा गेट का फाइनल ईयर वाला अटेम्प्ट क्लोज आ रहा था उस समय कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनके मुझे लगा अगर मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा तो जल्दी कवर हो जाएंगे, पर उनमें मैंने ये इंश्योर किया कि मैं नोट्स उसी इंसान के यूज़ कर रहा हूँ जिसने सेम टीचर से पढ़ा हुआ है, जो मैं लेक्चर देख रहा हूँ वही उन नोट्स में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी रैंडम इंसान के नोट्स ले लिए जिनका मुझे पता ही नहीं इसने सोर्स क्या रिफर किया हुआ है। और सिमिलरली मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स भी अगर यूज़ करें हम किसी के तो वो मस्ट है कि उसके मेन नोट्स और तुम्हारे मेन नोट्स सेम होने चाहिए। हालांकि मैंने शॉर्ट नोट्स सारे अपने बनाए थे, शॉर्ट नोट्स मैंने
सिर्फ एक सब्जेक्ट था, वो भी बहुत माइनर सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसको मैंने किसी और के नोट्स यूज़ किए थे। बाकी मैंने शॉर्ट नोट्स भी सारे अपने खुद बनाए हुए थे सर, हर चीज़। और मैंने टैबलेट पे बनाए हुए थे सारे नोट्स, तो उनको मैनेज करना भी बहुत ईजी हो गया था। तो ये कब बनाए शॉर्ट नोट्स आपने? एक ये भी क्वेरी होती है बच्चों की, कब बनाए? सर मेन नोट्स तो मैंने जब मैं इनिशियली सब्जेक्ट पढ़ रहा था तब बनाए थे, और शॉर्ट नोट्स मैंने अपना फाइनल ईयर के अटेम्प्ट से 2.5-3 महीने पहले बनाए थे। मतलब मैं 1 महीने बैठा था, उसमें मैंने एक बार पूरा सिविल रिवाइज भी कर लिया था, और वो रिवाइज करते करते मैंने शॉर्ट नोट्स भी सारे बना दिए थे, जितने सब्जेक्ट्स मुझे लगा कि बनाने चाहिए। जैसे कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलॉजी है, उसके मेन नोट्स ही शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना प्रेफर नहीं किया था। या जैसे किसी सब्जेक्ट्स में डेटा बहुत ज़्यादा है, जैसे स्टील है, उसमें अब मैं मेन नोट्स में भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उनको शॉर्ट नोट्स में प्रोविजन लिखने का कोई सेंस नहीं था मैं, तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स का भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। जो लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉइल है, इन्वायरो है, या ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें मैं शॉर्टन कर सकता हूँ चीज़ों को, मैंने उनके ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जितने भी कोडल प्रोविजन वाले हमारे सब्जेक्ट्स हैं, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, इनमें मोस्टली हम कोड से ही प्रोविजंस को रेफर करते हैं। इनके शॉर्ट नोट्स बनाने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एग्जाम में आता भी तो वो डिजाइनिंग में से बीच में से निकल के आता है। तो ये थोड़ी सी स्मार्टली आपको सारे नोट्स की प्रिपरेशन करनी है। जैसे इन्होंने बताया कि 2-2.5 महीने पहले इन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो आप भी अपने हिसाब से एक सफिशिएंट टाइम लेके एग्जाम से पहले नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो एक कॉमन क्वेरी रहती है एस्पिरेंट्स के माइंड में, कि यार पढ़ तो रहे हम पर भूल जाते हैं। मतलब कॉमन है, मतलब मैं भी अगर मेरे को भी आज के टाइम पे रिवीजन करना पड़ता है इतने साल पढ़ाने के बाद भी, क्योंकि ब्रेन वॉलेटाइल है हमारा। तो मेन क्वेरी जो आती है बच्चों की वो ये होती है, सर रिवीजन कैसे करें और कब करें? सर इनिशियली जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने ये बहुत एरर किया था कि मैं रिवाइज नहीं करता था। पर जब वो गेट का अटेम्प्ट नियर आ रहा था, तब मुझे लगा कि अगर मैं अभी पेपर लिखूंगा तो शायद क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। पर हालांकि वो मैंने, अच्छी बात है कि मैंने 4-5 महीने पहले रियलाइज़ कर लिया था। उसके बाद मैंने वही किया था कि सबसे पहले 1 महीना लगाया था और शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और फिर मैंने डेली उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ा था। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने रिवाइज नहीं किया होगा उसके बाद से आज तक। मतलब अभी मेरा रैंक आ चुकी है, मैं कल भी ऑफिस में था तो मैं सुबह रिवीजन कर रहा था। तो यही है कि साइक्लिक रिवीजन होना ज़रूरी है, और वही है कि आप जितनी बार चीज़ों को पढ़ते जाओगे उतना आपका रिवीजन टाइम कम होता रहता है। फर्स्ट टाइम मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज किया था, मुझे 1 मंथ लग गया था, जबकि वो पढ़ने में 2.5 मंथ में लगे होंगे। उसके बाद 1 मंथ तो रिवाइज करने में लग गया था। पर आज की डेट में मैं फ्लूइड मैकेनिक्स बैठूँ करने तो वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेता है। तो यही है कि साइक्लिक रिवीजन करते रहना है आपको। और अगर आप ये बात जल्दी रियलाइज कर लो कि रिवीजन शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी प्रिपरेशन की, तो उतना आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ का। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन की जर्नी में। तो हर्षित, जैसे आपने बताया कि आपने तैयारी स्टार्ट कर ली बहुत जल्दी, सेकेंड ईयर के एंड में आपने नोट्स बना लिए, आपने रिवीजन भी करना स्टार्ट किया। एक मेजर पॉइंट अभी भी छूट जाता है कि यार मेरी तैयारी कहाँ पहुँची है, मैं कैसे जज करूँ या गेज करूँ या एनालाइज करूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं उसके बेस पे सवाल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर रोल आता है हमारी टेस्ट सीरीज का, जो मेरे हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है आपकी रैंक डिसाइड करने के अंदर। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ? मतलब सब्जेक्ट वाइज लूँ, टॉपिक वाइज लूँ, चैप्टर वाइज लूँ, और जब मेरा एग्जाम आ रहा है तब उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे मोल्ड करूँ? सर इंटरेस्टिंग बात है कि ये सेम डाउट मैंने आपसे पूछा था जब मैं 3rd ईयर के मिड में था। अगर टेलीग्राम पे अभी भी मैसेज होगा वो, कि सर एग्जैक्टली यही पूछा था कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ पर मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। वो डाउट कॉमन है सर, डेफिनेटली। और आपने मुझे उस समय भी यही बोला था कि टेस्ट दो, अगर मार्क्स आ रहे हैं तो प्रिपरेशन सही चल रही है, और मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो नोट्स रिवाइज करो, नोट्स में सब कुछ है। तो शायद यही उसका आंसर है कि टेस्टिंग से ही पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है, कितनी बुरी चल रही है। और टेस्ट के मार्क्स को भी दिल पे नहीं लेना होता है। जैसे मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैंने फर्स्ट टेस्ट जो दिया था लाइफ में, जो गेट ईएस के लिए दिया था, वो फ्लूइड मैकेनिक्स का था, 25 मार्क्स का टेस्ट था। उसमें मेरे 2.5 नंबर आए थे 25 में से। तो अगर मैं वही सोचता कि भाई मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं तो आज शायद यहाँ नहीं होता। पर यही है कि टेस्ट देखना होता है कि मेरी मिस्टेक हो कहाँ रही है,
जैसे उस टेस्ट की मुझे मिस्टेक भी याद है अपनी आज तक, कि मेरी मिस्टेक हो रही थी कि मैं बायएनसी में वॉल्यूम ही गलत ले रहा था। तो वो अब ऐसी मिस्टेक्स याद रह जाती हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस करोगे तो वो बातें याद रह जाती हैं। तो मिस्टेक्स ढूंढने के लिए टेस्ट सीरीज है शायद, कि आप देखोगे कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं और उन पर इम्प्रूव करूँगा। तो यही करके पता चलेगा कि प्रिपरेशन सही जा रही है या गलत जा रही है। सो जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है, आप उस टॉपिक का टेस्ट दे सकते हैं। चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं। सब्जेक्ट खत्म हो जाए, सब्जेक्ट का टेस्ट दो। और जैसे जैसे मैं एग्जाम की तरफ बढ़ता जाऊंगा, आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट। इसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि यार नेट प्रैक्टिस है ये हमारी। तो सबको नेट प्रैक्टिस पता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्रिकेट का शौक है। जब भी हम कोई मैच खेलते हैं उससे पहले आपने देखा होगा प्लेयर्स को, अभी भी चल रहा है टेस्ट मैच। सर इस पे मैं ऐड करूंगा कि ये सेम डाउट मैंने आपसे थर्ड ईयर के मिड में पूछा था कि मैं पढ़ तो रहा हूँ पर पता नहीं चल रहा है कि मेरी प्रिपरेशन सही जा रही है कि गलत जा रही है। तब आपने मुझे ये बोला था कि टेस्ट दो और पता चल जाएगा, अगर मार्क्स आ रहे हैं तो सही जा रही है, और मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और नोट्स रिवाइज करो, नोट्स में सब कुछ है। तो शायद इसका आंसर यही है कि टेस्ट दे के पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन सही जा रही है या गलत जा रही है। जब मैंने पहला टेस्ट दिया था अपना, मुझे याद है फ्लूइड मैकेनिक्स का था, और उसमें मेरे 2.5 नंबर आए थे आउट ऑफ 25। और उसमें मेरी मिस्टेक्स भी याद है मुझे, मैं बायएनसी में वॉल्यूम गलत ले रहा था उस टाइम पे। तो यही सब सर याद रह जाता है, अगर गलतियां हम सीरियसली देखेंगे कि गलती मैं क्यों कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद भी, तो वो याद रह जाता है चीज़ें। तो अपनी प्रिपरेशन जज करने के लिए यही है तरीका कि हमें देखना है कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ और उसको इम्प्रूव करते हुए चलना है। और अगर हम ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ओवर अ टाइम हमारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसको मैं बोलता भी हूँ कि आप टेस्ट सीरीज को नेट प्रैक्टिस की तरह ले सकते हो। जब भी हमारा मेन मैच होता है उससे पहले हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है, क्योंकि पिच भी वैसी ही होती है, उसी ग्राउंड पे होती है, जो इन्वायरमेंट होता है वो भी वैसा ही होता है, प्लेयर्स भी उस माहौल में ढल चुके होते हैं। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा दे सकते हो उतनी ज़्यादा देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो आपको टेस्ट सीरीज ऑफलाइन जाके देनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे तो ऑनलाइन टेस्ट देने लग गए बच्चे, मेरे टाइम पे ऑनलाइन टेस्ट नहीं होते थे। तो मैं तो हर एग्ज़ाम का फॉर्म भरता था और दे के आता था, और उसको मैं एज अ टेस्ट सीरीज लेता था फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। सर इस पे मैं ऐड करूंगा कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस का ऐसे पता लगता है कि जब मैंने अपना फाइनल ईयर का अटेम्प्ट दिया था गेट का, मैंने पढ़ा सब कुछ हुआ था, गेट के पर्सपेक्टिव से सब कुछ पढ़ा हुआ था। शायद ईएस के लिए कुछ सब्जेक्ट्स उस समय रहे होंगे जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह, पर गेट के पर्सपेक्टिव से मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था। पर उस समय मैंने टेस्ट नहीं लगाए हुए थे, मैंने टोटल अराउंड 15-16 टेस्ट लिखे हुए थे। और जब मेरी गेट का रिजल्ट आया, तब मैंने देखा कि मेरी 269 रैंक आई है। तब मुझे लगा कि मे बी अगर मैं प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर लेता तो शायद अंडर 100 आ जाती और मुझे अगला अटेम्प्ट लिखना ही नहीं पड़ता। तो अगले साल इसको मैंने इंश्योर करने के लिए इस बार मैंने 100+ टेस्ट लगाए गेट के लिए। 16 से 100 100+ है सर, वो भी 100 से भी ऊपर ही थे। और प्रीलिम्स के लिए उस समय मेरा प्रीलिम्स पे इतना फोकस नहीं था, क्योंकि मुझे जॉब लेना ज़रूरी लगा था उस समय। तो प्रीलिम्स के लिए भी हालांकि मैंने 20 के अराउंड टेस्ट लगा लिए थे, फुल लेंथ टेस्ट। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस यही थी सर कि एक, जैसे मैंने रियलाइज़ किया एक बार गलती करके टेस्ट ना लगा के, तो मैं यही कहूँगा कोई जो देख रहा है कि वो ये गलती ना करे, टेस्ट सीरीज को पहले ही बहुत सीरियसली ले ले। टेस्ट सीरीज और रिवीजन दोनों चीज़ों को बहुत सीरियसली ले ले, तो रैंक आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब जब हर्षित खुद कह रहा है कि यार अब हम तो बोलते रहते हैं, और क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर क्लास में बोलते रहते हैं तो बच्चे यूज हो जाते हैं, यार ठीक है यार ये तो होता ही है। बट जब आपके बीच में से कोई एस्पिरेंट ये बोले कि नहीं यार सही में इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और एक हार्ड तरीके से इसको रियलाइज करे, जैसे इन्होंने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट में रैंक 250 से ऊपर, वही टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वही रैंक 100 के अंडर आ गई, तो आप लोगों का भी एक साल बच सकता है, जो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सारे लोग जो जा रहे हैं एक ही बैच से जाते हैं, तो आगे जब आपका प्रमोशन भी होता है वो भी इसी के बिहाफ पे होता है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगी। सो फोकस ऑन टेस्ट सीरीज एंड रिविजन। अच्छा हर्षित यार, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रिपरेशन करके पेपर निकालने के अंदर। इसको सिस्टमेटिक करने के लिए टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, एक टारगेट की रिक्वायरमेंट होती है। आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल या टारगेट बनाते थे, और अगर वो अचीव नहीं होता था तो उसको कैसे आप वापस मॉडिफाई कर देते?
सर ये भी मैंने काफ़ी लेट सीखा था। जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन उस समय मैं बस यही सोच रहा था कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, जब जो होता होगा उसको हम वैसे करते रहेंगे। पर जब वही है, जब गेट के लिए मैं सीरियस हुआ, गेट से 4-5 महीने पहले जब मुझे रिवीजन की भी इम्पोर्टेंस लगी, उसी समय मुझे लगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर मैं करूँगा तभी ये कवर हो पाएगा, रैंडमनेस के साथ ये हो नहीं पाएगा। तो जो मैंने किया था, मैंने अपना अवेलेबल टाइम लिखा था, मेरे पास इतने मंथ्स हैं, और मैंने सब्जेक्ट्स लिखे थे, मुझे ये इतने सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद मैंने उसको डिवाइड कर लिया था कि फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए अगर मुझे इतने टाइम में इतने सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, और अकॉर्डिंगली एक मेरे पास ब्रॉड प्लान बन गया था कि मुझे इतने सब्जेक्ट्स रिवाइज करने इतना टाइम है। उसके बाद मैंने उसको फर्दर डिवाइड कर लिया था कि अगर मैं इस वीक में ये वाला सब्जेक्ट रिवाइज करूँगा तो मेरे ये ओवरऑल प्लान में पूरा बैठ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने उसके डेली प्लान्स में एक रात पहले बना लेता था कि कल मुझे क्या करना है, क्या क्या रिवाइज करना है, क्या क्या प्रैक्टिस करना है, किस चीज़ के PYQ करना है। तो इनिशियली तो मैंने ऐसे ही फॉलो किया था जब मैं अपना पहला गेट का अटैम्प्ट लिख रहा था। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट के टाइम पे अच्छी बात ये थी कि पढ़ने का बहुत कम हो गया था, रिवीजन और प्रैक्टिस ही ज़्यादा हो गया था। तो उस समय मुझे वही मैंने एक ब्रॉड प्लान तो फिर भी बना लिया था कि इतने मंथ्स हैं, इतना टाइम है। पर उस समय अच्छी बात यह है कि मेरे पास टाइम ज़्यादा था, तो मैं उस समय प्रीलिम्स के PYQ और कन्वेंशनल के कुछ क्वेश्चंस इनको भी अपने शेड्यूल में ला पाया था। और ब्रॉड प्लान के अकॉर्डिंगली मैंने रिवीजन अपना बहुत इंक्रीज कर दिया था। फॉर एग्जांपल मैंने सॉइल तो अभी तक शायद 25 से ज़्यादा बार रिवाइज कर ली होगी ओवर द ईयर्स। तो ये उसी का था कि मैंने अपना ब्रॉड प्लान में उसके जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिखा था तब मैंने सब्जेक्ट्स नहीं लिखे थे, मैंने नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार सब्जेक्ट को रिवाइज करना है कर लिया था। सॉइल का मुझे याद है मैंने 9 बार लिखा था कि मैं 9 बार रिवाइज करूंगा पेपर लिखने से पहले। वो मैंने एक टेबल बनाई थी, वो भी याद है मुझे, कि मैंने हर सब्जेक्ट का वेटेज लिख लिया था गेट में कितना है, उसको प्रोपोर्शनेटली 100 के टर्म्स में लिख लिया था कि इतना % इसका वेटेज है। फिर मैंने हाईएस्ट वैल्यू सॉइल को असाइन कर दी थी कि इसको 9 बार करूंगा, उसके प्रोपोर्शनेटली मैंने हर वेटेज के हिसाब से कम कम वैल्यूज असाइन कर दी थी। तो मेरे को ये मिल गया था कि कितनी बार कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, और फिर मेरे पास टाइम अवेलेबल था, तो बस वो डिवाइड करने की बात थी उसके बाद कि फॉर एग्जांपल सॉइल को 9 बार रिवाइज करना है और मेरे पास 9 मंथ्स हैं, तो हर मंथ में एक बार रिवाइज करना है। तो ऐसे पूरा प्लान बना लिया था। ये जो आपका जो वेटेज है वो भी आप मेरे को शेयर करना, मैं बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इनकी जो वेटेज वाली जो टेबल थी वो भी आप चेक कर सकते हैं और खुद का भी बना सकते हैं। हम भी डिस्कशन करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, आप भी अपनी एनालिसिस करके इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड कर सकते हैं। हर्षित, ESE में एक जो मेजर ब्लॉकर भी होता है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, वो होता है नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट तो क्या है, वो बाकी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, गेट के साथ ओवरलैप कर जाता है। नॉन टेक्निकल पोर्शन में बच्चे लैग करते हैं। इस नॉन टेक्निकल पोर्शन को प्रिपेयर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? सर, नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए जो मेरा अप्रोच था, जितना मैंने काफ़ी अपने सीनियर से बात करी हुई थी जिनकी रैंक आई हुई है, उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था कि नॉन टेक्निकल में उतना एफर्ट डालने का रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैंने नॉन टेक्निकल के लिए कोई इतना स्ट्रिक्ट प्लान नहीं बनाया था कि नंबर ऑफ रिविजन्स इतने करने हैं और इतनी टेस्ट सीरीज लिखनी है। नॉन टेक्निकल में मैंने सोचा था कि अगर मेरे टेस्ट सीरीज में मैं 100 क्रॉस कर दे रहा हूँ तो मेन एग्जाम में भी 80 to 70 तो रेप्लीकेट हो ही जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो मार्केट में नोट्स मिल जाते हैं GS के किसी भी कोचिंग के, तो वो ले लिए थे और उनका मैंने 5 to 6 टाइम रिवीजन किया था। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज उठाई थी और मैंने अराउंड 5 to 6 फुल लेंथ GS के टेस्ट सॉल्व किए थे। उसमें मेरे 110 के अराउंड ऑन एन एवरेज बन गए थे। तो मैंने सोच लिया था कि 80 के अराउंड या 70 के अराउंड भी मेन पेपर में रेप्लीकेट हो गए तो मैं टेक्निकल में बाकी कवर कर लूँगा। और सर, GS की प्रिपरेशन में एक ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई कर लें जिनमें हम गैस वर्क वाला गेम खेल सकते हैं। जैसे मैंने एनालाइज किया था कि अगर मैं एथिक्स के 10 गैस मारता हूँ तो मेरे 7+ हमेशा सही हो जाते हैं, चाहे मुझे उनकी बैकग्राउंड की थ्योरी नहीं पता या जो होती हैं वो थ्योरीज देखे गए हैं बहुत सारे थिंकर्स, वो नहीं पता, मैं उनके बिना भी मारूंगा तो मेरे 7+ सही होते हैं। तो मैंने ऐसे करके हर सब्जेक्ट में देखा था। जैसे ICT में था कि अगर मैं 10 लगाऊंगा तो 2 सही होंगे, 3 सही होंगे। तो मैंने सोच लिया था मेन पेपर में ICT पे गैस वर्क नहीं करना। तो ऐसे मैंने प्लान बना लिया था। और उसके अलावा GS में जो हमें सिविल वालों को विरासत में मिलता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उस इन्वायरमेंटल साइंस,
ऐसे सब्जेक्ट्स में था कि अगर इनके क्वेश्चन आते हैं और इजी आ गए, कुछ बहुत टफ आ गया तो वो तो किसी से नहीं होगा, अगर ठीक ठाक आ गए या इजी आ गए तो उनको तो गलत नहीं करके आना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स और एप्टी तो वो है कि अगर उसको आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं तो 50 तक तो आप उसमें उन दोनों में ही ला सकते हैं। तो अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे ऐसे कि मैं कहाँ पर गैस वर्क कर सकता हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से 100 मार्क्स तक एक इंसान ला सकता है अगर पेपर ठीक ठाक आ गया। अगर पेपर ही कुछ बहुत एक्सेप्शनली टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे जाएगी और उसका शायद किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हर्षित, ये चीज़ हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट का रेशो है नॉन टेक के अंदर वो बहुत ही वेरी करता है। मतलब आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो टेक्निकल के अंदर और लास्ट के 1-2 महीने में भी नॉन टेक पे थोड़ा बहुत आप फोकस देते हो, तब भी आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। और अगर पेपर थोड़ा सा भी भारी आता है तो इन दैट केस सब सेम लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा हर्षित, जब एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है ऑलमोस्ट सबके माइंड में कंफ्यूजन रहता ही है, जबकि हम डिस्कस करते हैं बहुत बार कि जो भी क्लास में हो रहा है, चाहे कोई कहीं से भी पढ़ रहे हो, वो जो भी आपके नोट्स में है ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट कई लोगों के माइंड में रहता है कि नहीं, हमें बुक से भी पढ़ना है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे एस्पिरेंट्स को, क्या हमें बुक से पढ़ना चाहिए, और अगर हाँ, कौन कौन सी बुक्स जो स्टैंडर्ड है हमारे एस्पिरेंट्स रेफर कर सकते हैं? सर मैंने पर्सनली जो रेफर किया था वो मेजरली नोट्स ही थे। मतलब कॉम्पिटिटिवली पढ़ने के लिए तो नोट्स ही रेफर किए थे, बस कुछ सब्जेक्ट्स की फील लेने के लिए मैंने थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी हुई थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़नी पड़ी थी स्टैंडर्ड बुक्स, जो मेरा पैरेलली ही चल रहा था, कॉम्पिटिटिव का भी और सेमेस्टर्स का भी। तो उसलिए मैंने स्ट्रक्चर की पढ़ी हुई थी थोड़ी बुक, स्ट्रक्चर एनालिसिस की। और स्टील की तो शायद एसके दुग्गल पढ़नी ही पड़ती है वो कॉलेज में पास होने के लिए। तो ऐसे ही मतलब सर जबरदस्ती में जो पढ़ना पड़ता है वही पढ़ा था, मतलब ऐसे अगर से अलग से जाके कुछ नहीं पढ़ा था। जो कुछ बुक्स जो मुझे याद हैं, एक स्ट्रक्चर की आर.सी. एबलर पढ़ी हुई थी मैंने, मतलब पूरी बुक तो कहाँ ही पढ़ी होगी, स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स के लिए, या जैसे डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस्ट वगैरह पढ़ने के लिए वर्चुअल वर्क मेथड वहां से पढ़ा हुआ था। और एसके घर मैं इन्वायरो के लिए रेफर की थी, क्योंकि वो भी हमारे सेमेस्टर में हमारे जो सर थे वो कुछ ऐसे टॉपिक्स पूछ लेते थे जो यूजुअली लोग पूछते नहीं है। जैसे इनटेक स्ट्रक्चर्स के पूरे पूरे डायग्राम पूछते थे वो एग्जाम में, तो हमें वो डायग्राम बना के आने होते थे एग्जाम में, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता था। तो इस वजह से बुक्स पढ़ी थी। पर मुझे नहीं लगता कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं तो बुक्स की आपको ज़रूरत है। मे बी मेन्स के कुछ टॉपिक्स के लिए जो यूजुअली मिल नहीं पाते हैं उनके लिए आप रेफर कर सकते हैं। जैसे जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड वगैरह के लिए मैंने पर्सनली बीसी पूर्णिया पढ़ी हुई थी, 2-3 चैप्टर पढ़े हुए थे। तो ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हैं जो यूजुअली जगह भी मिल नहीं पाते हैं, उनके लिए आप रेफर कर सकते हैं। पर बाय एंड लार्ज अगर सिर्फ आप नोट्स भी बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं और उस पर अच्छी कमांड बना लेते हैं तो आपका हो जाएगा, गेट भी हो जाएगा, ईएस भी हो जाएगा। नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम। यस सर। हर्षित, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, आपने एक एग्जाम्पल भी दिया इसका, बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे। जैसे आपने बोला था कि आपने टेस्ट को कम टाइम दिया था पहले, और सेकंड अटेम्प्ट में जो था आपका गेट का, उसमें आपने ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट दिए थे। इसी तरीके से जब हम ईएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे। क्या वो गलतियां आप हाईलाइट करके बता पाएंगे बाकी एस्पिरेंट्स को, ताकि वो इस गलतियों को रिपीट नहीं करें? सर सबसे मेजर गलती जो शायद मैंने इस बार प्रीलिम्स के लिए करी थी कि मैंने प्रीलिम्स के टेस्ट इनफ नंबर ऑफ टेस्ट नहीं दिए थे। और उसके अलावा मैं प्रीलिम्स को उतना सीरियसली ले भी नहीं रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा फोकस तो गेट पे ही था जब तक गेट हुआ नहीं था। तो प्रीलिम्स के लिए जो सेम प्रोसीजर था मेरा जो गेट के लिए था, मिस्टेक्स से डील करने का, कि अगर मेरी कोई गलती होती है तो मैं उसके नोट्स सबसे पहले रेफर करता था। कि अगर मैं कहीं कॉन्सेप्चुअली तो लैग नहीं कर रहा हूँ, कि कहीं मैंने पढ़ा ही गलत हो तो मैं अप्लाई तो गलत ही करूंगा अगर मैंने गलत पढ़ लिया तो। उसके बाद अगर मैंने पढ़ा सही है तो क्या मैं कोई फॉर्मूला तो नहीं भूल रहा हूँ, क्या मैं यूनिट्स में तो वही ऐसा नहीं है कि कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसमें रखनी ही यूनिट अलग होती है और मैं अलग यूनिट पर रख दे रहा हूँ। तो ये सब मैं अच्छे से एनालिसिस कर लेता था और उनको नोट कर लेता था। और एक बार हम नोट कर लेते हैं और रिवाइज करते रहते हैं तो वो माइंड में रह जाता है। अगर मैं कोई यूनिट एक बार गलत रख रहा हूँ किसी फॉर्मूले में और मैंने उसको नोट कर लिया तो फिर उसको शायद ही मैं कभी फिर से गलत रखूंगा। एक तो ये सर मिस्टेक मैं कहूँगा कि मैं कर रहा था पहले, फिर मैंने ओवर टाइम इम्प्रूव कर लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था तब मेंस की प्रिपरेशन में पहली बार कर रहा था मैंने, जब प्रीलिम्स के भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लियर होगा,
जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तब, और जब मैंने स्टार्ट करा था तब तक लेट फरवरी इनिशियल मार्च हो गया था। और जब मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी, उस समय मैंने एक ये बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने डेरिवेशंस और थ्योरी को लास्ट के लिए रखने की सोची थी, जो कि लास्ट में बहुत हैवी हो गया था मेरे ऊपर। लास्ट एक मंथ में मैंने बहुत दुनिया भर की थ्योरी पढ़ी थी उसके बाद। अगर मैं शायद पहले पढ़ लेता तो मेरे लिए ईजी रहता वो पढ़ना। तो ये मैं कहूँगा कि मेंस के कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जो सिर्फ मेंस में ही आते हैं, जो जैसे कि थ्योरी आती है, बीएमसी की बहुत सारी थ्योरी आती है, डेरिवेशंस आते हैं, उनको इनिशियली ही हम पैरेलली लेते हुए चलें तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। सर यही थी सर मिस्टेक जो अभी मुझे याद आ गई। आई होप आप भी हर्षित की मिस्टेक से सीखेंगे और इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू हार्ड वर्क। हर्षित, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रिपरेशन की जो जर्नी है बहुत लंबी है। पहले प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है। इस पूरी जर्नी में बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं, बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते हैं जिसमें हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, और हर किसी के साथ होता है ये। इस मोमेंट पे ये जो डाउन फेज होता है हमारा, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे, कैसे दोबारा बकल अप करते थे और अपनी तैयारी करते थे? सर ऐसे डाउन फेजेस बहुत सारे आए थे प्रिपरेशन में। इनिशियली तो मैं लोगों से पूछ ही लेता था, जैसे मैंने आपको कई बार मैसेज किया हुआ टेलीग्राम पे कि सर ऐसा हो रहा है और इसका इन्फ्लुएंस में क्या ले सकता हूँ, क्या प्रिपरेशन सही जा रही है या गलत जा रही है। और अगर कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो, जिसके क्रेडेंशियल्स ऐसे हों कि तो आपको लगे कि इसको सही में आता है, जिसकी रैंक अच्छी हो, जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो, वो आपको बता दे कि तुम सही जा रहे हो, तो वो एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कह रहे हैं तो मैं सही जा रहा हूँ। तो मैं यूजुअली यही करता था कि मैं ऐसे लोगों से पूछ लेता था। मेरे कांटेक्ट में काफ़ी, मैंने ऐसे टेलीग्राम पे लोगों से मैसेज कर करके बना लिए थे कि जिनसे मैं पूछ सकूं। लास्ट ईयर टॉपर्स, रैंक 1, रैंक 9, गेट के रैंक 1 से भी मैंने बहुत कुछ पूछा हुआ है, वो भी रिप्लाई करते थे हमेशा। तो मैं ये काफ़ी बार ये करता था कि मैं लोगों से पूछ लेता था। और हालांकि ओवर टाइम जब मेरे मार्क्स ठीक ठाक आने लग गए थे, फिर तो मुझे भी लग गया था कि हो जाएगा। एक जो मुझे याद है अच्छे से कि मैंने एक लास्ट ईयर के जो ईएसएस में रैंक 1 है, उनसे गेट से पहले पूछा था कि सर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, मेरा गेट में क्या होगा। उन्होंने मुझे बोला था कि टॉप 50 आ जाएगी, चिंता मत करो। तो वो मुझे बहुत क्लियरली याद है। उससे मेरा कॉन्फिडेंस था कि ये बोल रहे हैं तो मेरा आ जाएगी 50, टॉप 50 तो आ रही है मेरी। तो अगर आप यही कहूँगा कि लोग बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि सब इसी जर्नी से जाते हैं और सबको पता होता है कि पूरे वो प्रिपरेशन फेज में क्या था मेरे माइंड में, कितना मैं होपलेस हो गया था एक बार। तो अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं और दिख जाता है मैसेज से कि कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है, तो जो अगर लगेगा कि कोई सीरियस इंसान है, हमेशा सामने वाला हमेशा रिप्लाई करता है और वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सोशल मीडिया का एक तो बेनिफिट हम ले ही सकते हैं कि हम सबसे कनेक्टेड है आज के टाइम पे। तो जब भी आपको कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, डू शेयर। आप पूछ सकते हो उन लोगों से जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रह चुके हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हर्षित, एक लास्ट मैसेज जो आप बाकी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की? सर मैं किसी बहुत ऐसे आईआईटी एनआईटी से नहीं हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपनी कॉलेज से कभी अपने आप को जज नहीं करना होता है। अगर आप एफर्ट डालोगे, ऑनेस्टली एफर्ट डालोगे, तो चीज़ें होने लगेंगी और कॉन्फिडेंस भी ओवर टाइम बन जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करोगे गेट और ईएस के लिए, तो डेफिनेटली वो आपको ईएस में तो बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि आप डेप्थ भी कवर कर रहे होगे और आप कवरेज भी अच्छी रख रहे होगे, तो वो ईएस में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा इस साल स्पेशली ईएस में जो है वो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में टाइम बहुत कम है कंपेयर टू अदर साल। तो इस साल वालों, जो इस साल के एस्पायरेंट्स हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आपको इंश्योर करना है कि आप प्रीलिम्स लिखने से पहले ही अपना मेंस प्रिपेयर कर लें। और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का ड्यूरेशन है अराउंड 2 मंथ्स का, उसमें सिर्फ मेंस का रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज लगाएं। क्योंकि अगर आप स्क्रैच से मेंस प्रिपेयर करेंगे प्रीलिम्स के बाद, तो उसमें क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में भी 1 महीना लग जाएगा, तब तक आप वैसे भी सीरियस नहीं हो पाएंगे। फिर 1 महीने में मेंस प्रिपेयर करना पाना स्क्रैच से मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। तो ये इंश्योर करें कि आप लोग प्रीलिम्स से पहले ही मेंस प्रिपेयर कर लें इस बार। ये
बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया, क्योंकि इस बार साइकिल चेंज हुई है, तो जो टाइम मिलेगा आपको प्री और मेंस के अंदर बहुत ही कम मिलेगा। तो ये आपको पहले से ही एनालाइज करना होता है कि यार ड्यूरेशन कम है, तो मेरी प्रिपरेशन पहले से ही कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। मतलब अब हमारे पास स्कोप नहीं रहेगा प्रीलिम्स के बाद मेंस को प्रिपेयर करने का। सो बहुत ही अच्छा लगा हर्षित आपसे बात करके। काफ़ी सारी चीज़ें आपने एस्पिरेंट्स को बताई जो हेल्प करेंगे उनके प्रिपरेशन के अंदर। बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था, एंड अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग AIR रैंक 2। थैंक यू हर्षित।